एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। दीपाली ने मानसी के लिए उसके सुहाग रात पर उसके बेड को अपने हाथों से सजाया था। दीपाली उसको सरप्राइज करना चाहती थी और साथ में अपने भाई दीपक शुक्ला को भी। जब रात बीत गई, दीपाली उसको उसके भाई के कमरे में छोड़ने गई तो उसे कमरे में देखकर दीपाली को पकड़कर रोने लगी और कहने लगी, क्या कोई दोस्त भी इतना सच्चा हो सकता है? मैंने तो कभी ये सपने में भी नहीं देखा था। दीपाली, क्या तुम मेरे हाथों को चुटकी काट सकती हो? जाने क्यों मुझे ये सब सपना सा लग रहा है। मानसी दीपाली के गले लगकर रोने लगी। तभी दीपक शुक्ला की एंट्री हुई। तभी वो दीपाली से बोला, आज मेरी सुहागरात है, तुम क्यों मेरी सुहागरात को खराब कर रही हो? जाओ दीपाली, तुम्हें दादी बुला रही है और हम दोनों को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। तभी मानसी मुस्कुराकर अपने भाई को छेड़ने लगी, इतनी आसानी से तुम्हें मानसी के पास नहीं जाने दूंगी। पहले मेरा नेक निकालो, उसके बाद मैं तुम्हें मानसी के पास जाने दूंगी। तभी दीपक शुक्ला उसके सर पर चटकी मारते हुए बोला, अरे बाबा, आज तो तुमने मुझे पूरा का पूरा ही लूट लिया। हर बात में तुमने मुझसे पैसे लिए हैं। देखना, कल को तुम्हारी शादी होगी तो ये सारे पैसे दहेज में काट लूंगा। वह हंसते हुए दीपक शुक्ला से बोली, देख लेंगे, अभी तो आप मेरा नेक निकालिए और अपनी दुल्हन के साथ वक्त बिताइए। अब कदम कदम चलता हुआ वह मानसी के पास जा रहा था और मानसी अपने बीते हुए कल में खोई पड़ी थी। क्या उसका कल था और क्या आज, उसको विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके साथ जो भी हुआ था। मानसी की खूबसूरती पर गांव का सरपंच का बेटा मरता था। मानसी उससे दूर भागती थी। एक दिन सरपंच के लड़के ने उसे किडनैप कर लिया और अपने फार्म हाउस में ले गया। कुछ रात उसके साथ बिताया और उसके बाद उसे आज़ाद कर दिया। मानसी रोती हुई घर आ गई। उसका मंगेतर उसे खींचकर कमरे में ले गया और बोला कि मैं तुम्हें शादी तभी करूंगा जब तुम्हारा कुंवारापन चेक करूंगा, और अगर तुम्हारा कुंवारापन साबित होगा तभी बात आगे बढ़ेगी। सर्दी के उन सर्द रातों में भैंस वाले तबेले में दीवार के साथ टेक लगाए अपने शॉल को अपने आजू बाजू में लपेटे सर्दी से बचने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उसकी आंखें बार बार भीग जाती तो अपनी शॉल के पल्लू से अपनी आंखें साफ करती हुई वहां से उठी और दरवाज़ा बजाने लगी। शायद इस बार उसकी चाची को उस पर तरस आ जाए। कई बार दरवाज़ा खटखटाने के बाद किसी ने दरवाज़ा ना खोला तो वो वहीं दरवाजे के साथ लगकर बैठ गई। डर के मारे वह खुद नहीं समझ पा रही थी। बचपन से ही उसे अंधेरे से बहुत डर लगता था। आज भी उसे वह दिन याद आया था जब अंधेरी रात में मानसी की माँ किसी दूसरे मर्द के लिए मानसी के बाप से झगड़ा कर रही थी। ये झगड़ा उनके घर में हर दिन हुआ करता था। झगड़े होते होते इस तरह आगे बढ़ा। एक दिन मानसी की माँ हमेशा के लिए मानसी को छोड़कर उस घर से चली गई। उन्होंने ये तक ना सोचा कि उनकी एक बेटी है। उनके जाने के बाद उसका क्या होगा। वह जो हर वक्त माँ के गोद में रहती, उसके गोद के बिना क्या जिंदा रह पाएगी। पल भर में सब कुछ खत्म करके चली गई। मानसी के माँ को उस घर से चले जाने के बाद मानसी के बाप ने मानसी को साथ लिया और अपने छोटे भाई के घर आ गए। मेरे पापा सिर्फ वह 2 घंटे ही छोटे थे। मेरे चाचा की मृत्यु को तो 2-3 साल हो गए थे। जब चाची ने मानसी और उसके बाप को देखा तो नागवारी से माथे पर बल डाल लिए। नैतिक, अब तुम यहाँ पर क्या लेने आए हो? तुम्हारे भाई के चले जाने के बाद अब हमारा तुम लोगों से कोई रिश्ता नहीं रहा। मानसी का बाप नैतिक बोला, अर्चना, ये खून के रिश्ते जुबान से कभी खत्म नहीं होते। वैसे भी आपने हमसे रिश्ता तोड़ा था। मैंने तो कभी भी आपको बेगाना नहीं समझा। अब जबकि मुझ पर मुश्किल आन पड़ी है तो इस वक्त मुझे आप लोगों की ज़रूरत है। उमेश, तुम ही कुछ बोलो ना, अपनी माँ को समझाओ। नैतिक अपने भाभी को ये नहीं बताया था कि वो यहाँ पर किस बारे में आया है। न जाने मानसी के कजन ने क्या कहा। जब वो कमरे में दाखिल हुई तो बहुत खुश थी। मानसी के पापा बोले, अर्चना, बात यह है कि मानसी की माँ हमेशा के लिए हमें छोड़कर चली गई है, इसलिए मैं चाहता हूँ मेरी बेटी की परवरिश आप करें। नैतिक, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं इसे अपनी बेटी की तरह रखूंगी। चाची अपनी तीखी नज़रों से मानसी की तरफ देखते हुए बोली, तुम ऐसा करो, वह घर छोड़कर ही हमारे साथ रहो। नैतिक बोला, नहीं अर्चना, आप सिर्फ मानसी को अपने पास रख लो। मैं जब काम के लिए शहर जा रहा हूँ, जब मैं वापस आया करूँगा तो मानसी को अपने साथ घर ले जाया करूँगा। तब तक मेरी बेटी आपके पास अमानत है। ठीक है, लेकिन अगर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो मैं कहाँ से इसकी ज़रूरत पूरी करूँगी? हमें तो खुद का ही पता नहीं कैसे कैसे वक्त बिता रहे हैं। लेकिन मैं तुम्हारी बेटी का बोझ नहीं उठा सकती, इसलिए उसका खर्चा तो तुम्हें देना होगा। मैं तो साफ शब्दों में बता रही हूँ, नहीं तो तुम इसे ले जा सकते हो। फिर मानसी मासूमियत से अपने बाप की तरफ देखने लगी। नैतिक ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और अर्चना को देते हुए बोले, अर्चना, ये पैसा आप सब लोगों के लिए बहुत होगा। मानसी को प्यार किया और चला गया, ये जाने बगैर कि उसके जाने के बाद उसकी बेटी के साथ और क्या व्यवहार होगा।
मानसी के पापा के जाने के बाद उसकी चाची ने उसे काम पर लगा दिया। वह बहुत छोटी और मासूम सी थी, अपनी चाची के हर अच्छे बुरे रवैया को बर्दाश्त करती रही। उसके सिवा मानसी के पास और कोई चारा भी तो नहीं था। वह अक्सर रात को छुप छुप कर अपनी माँ को याद करके रोया करती और फिर उसका दुख सुख सुनने के लिए उसके पापा भी तो उसके पास नहीं थे। नैतिक ने शहर जाने के बाद सिर्फ 2 बार गांव का चक्कर लगाया। वह जब आता चाची को पैसे देकर जाता। इसी खुशी में कुछ दिन चाची मानसी के साथ अच्छा व्यवहार रखती, लेकिन उसके बाद फिर वही जली कटी बातें सुनने को मिलती। मानसी को इस घर में घुटन होने लगी थी। अपनी चाची के जुल्म सहकर वो मासूम सी कली न जाने हर वक्त किन सोचों में डूबी रहती। नैतिक को शहर गए हुए कई महीने बीत गए। एक दिन वह अपने चाची से बोली, मेरे पापा शहर से कब आएंगे? चाची नफरत भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए बोली, न जाने कब आएगा। तुझ मनहूस को मेरे पल्ले बांध कर चला गया। जा जाकर सारे आंगन में झाड़ू लगा। क्या तुझे दिखाई नहीं दे रहा घर कितना गंदा पड़ा हुआ है? मैंने तुम्हें मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए यहाँ नहीं रखा। कुछ साल के बाद नैतिक आया। मानसी को अपने पापा कुछ बदला बदला सा लग रहा था। अपने पापा को अकेला पाकर बोली, पापा मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे नहीं रहना यहाँ। जी मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करती है। मानसी को ऐसा लग रहा था जैसे उसका बाप किसी और दुनिया में ही खोया हुआ है। आप जब से आए हैं बिल्कुल चुप हैं। नैतिक बोला, मैं तुम्हें शहर लेकर नहीं जा सकता, मैंने वहाँ दूसरी शादी कर ली है। मैं भी तो यही चाहता था कि तुम मेरे साथ रहो, लेकिन जब मैंने बात अपनी पत्नी से की तो उसने कहा कि या तो मैं तुम्हें अपने साथ रख लूँ या उसे। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। मानसी जो उस वक्त 16 साल की थी अपना अच्छा बुरा समझने लगी थी। अपने पापा से बोली, पापा मैं यहाँ पर भी रह लूँगी, आप मेरी फिक्र मत करो, बस अगर हो सके तो कभी कभार मुझसे मिलने आ जाया करो। जब ये बात चाची को पता चली नैतिक ने शहर में शादी कर ली है तो उसने पूरे घर में बवाल मचा दिया। नैतिक अपनी बेटी को अपने साथ लेकर जाओ, मुझे नहीं उठानी इतनी बड़ी जिम्मेदारी। फिर तुम्हारी बेटी है, उसकी जिम्मेदारी उठाने का हक तुम्हारा ही बनता है। नैतिक बोला, अर्चना मैं मजबूर हूँ, अगर मैं मानसी को वहाँ पर ले गया तो मेरा बसा बसाया घर फिर से टूट जाएगा, तो इसे अपनी माँ के पास ही छोड़ा। वह खुद तो अपने आशिक के साथ चली गई और जाते हुए इस बोझ हमारे सर पर छोड़ गई। नैतिक बोला, अर्चना अगर आप मेरी बेटी मानसी को अपने पास रख लें तो यह आपका मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं इसके खर्चे के लिए शहर से पैसे भेजता रहूँगा, ये आप पर बोझ नहीं बनेगी। मानसी की तरह हाथ उठाते हुए बोली, रहने दो नैतिक, जितने पैसे तुम भेजते हो ना उससे तो अच्छा है ना ही भेजा करो। नैतिक बोला कि कोशिश किया करूँगा ज़्यादा पैसे भिजवा दूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। उसके बाद मानसी के पापा कभी भी उससे मिलने के लिए नहीं आए। वह हर पल हर घड़ी अपने बाप के आने का इंतजार करती थी कि पापा जब उसे मिलने के लिए नहीं आता था तो ये बात उसके लिए ताना बन चुकी थी कि गांव की सभी औरतें उसे बहुत प्यार करती थी। खूबसूरत होने के साथ साथ वह बहुत नरम और मोहब्बत बांटने वाली लड़की थी। वह घर के काम करने के बाद अक्सर नहर के किनारे पेड़ के छांव के नीचे जाकर बैठ जाती थी, जहां उसकी दोस्ती दीपाली से हो गई थी। दीपाली गांव के सरपंच की पोती थी जो सबसे ज्यादा अमीर था। पहली नज़र में ही दीपाली को मानसी बहुत अच्छी लगी थी। दीपाली और मानसी की बहुत अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। मानसी अपना हर सुख दुख दीपाली से बांटती थी। अगर उसने कभी दीपाली को ये नहीं बताया था कि उसकी चाची उसके साथ क्या व्यवहार करती है, उसने सिर्फ अपनी माँ और अपने बाप के बारे में ही बताया था। वह किस तरह से चाची के सहारे छोड़कर चले गए। दीपाली बोली कि तुम्हारी चाची का तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार है? मानसी बोली कि शायद मुझ में ही कोई कमी है, मेरी माँ से तो अच्छी है। माँ ने मुझे छोड़ते वक्त ये नहीं सोचा कि मैं उनकी बेटी हूँ और एक बेटी को सबसे ज़्यादा अपनी माँ की ज़रूरत होती है, चाहे फिर वो किसी उम्र के किसी हिस्से में क्यों ना हो। दीपाली के साथ मानसी का वक्त अच्छा बीतने लगा। जब वो घर गई शाम होने को था, अभी घर में दाखिल हुई थी कि चाची बोल पड़ी, महारानी कहाँ थी तुम? अपने किसी आशिक से मिलने गई थी? अपनी माँ की तरह कोई गुल खिलाओगी? मैं इसी दिन से तो डरती थी और तेरे बाप को कहती थी वह तुम्हें अपने साथ ले जाए। मैं किसी तरह बदनामी अपने सर नहीं ले सकती। हम एक इज्जतदार लोग हैं। अच्छा यही होगा, यहाँ से बोरिया बिस्तरा समेटो और चलती बनो। मानसी के चाची का भतीजा रमेश छत पर खड़ा ये सारा ड्रामा देख रहा था, लेकिन अपने आंसू साफ करती हुई किचन में घुस गई, क्योंकि यही उसकी सबसे अच्छी शरण थी, जहाँ वह काम के साथ साथ रोकर अपने दिल का बोझ हल्का कर लिया करती थी। चाची उसे कभी रोते हुए देख लिया करती तो उसे कह दिया करती कि क्या रो रो कर तुमने सारे घर में मनहूसियत फैला रखी है? तुम ये साबित करना चाहती हो कि मैं तुम पर बहुत जुल्म करती हूँ, तुम्हें खाने को नहीं देती। इस तरह रो रो कर मनहूसियत मत फैलाया करो। चाची की बातों की वजह से मानसी ने बाहर निकलना बहुत कम कर दिया था। मानसी अपनी चाची की बातों से बहुत डरती थी
क्योंकि चाची हमेशा उसके माँ बाप के ताने दिया करती थी जो उससे बर्दाश्त के काबिल ना होते। लेकिन वो फिर भी सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। मानसी को पूरा भरोसा था उसका बाप जरूर आएगा और उसे यहाँ से ले जाएगा। रमेश मानसी के चाची का भतीजा था। बुआ से बोला, बुआ जी तुम क्यों उस बेचारी के हर वक्त पीछे पड़ी रहती हो? तो वह सारा दिन घर के काम करती रहती है, ऊपर से तुम हर वक्त उसे बातें सुनाती रहती हो। मानसी की चाची अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए बोली, रमेश तुझे बड़ी फिक्र हो रही है उसकी? कहीं उसने तुम्हें अपने जाल में तो नहीं फंसा लिया? तू उसकी इतनी साइड ले रहा है? तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर तुम्हें उस पर नहीं भरोसा तो अपने भतीजे पर तो भरोसा होना चाहिए। मान लो अगर वह ऐसी वैसी लड़की है भी, आपका भतीजा तो आपकी तरह इज्जतदार है ना, वे कभी कोई ऐसी हरकत कर सकता है? आप ऐसा क्यों नहीं करती कि उसका रिश्ता देखकर उसकी शादी करवा दे? वैसे रमेश तू कह तो ठीक रहा है, लेकिन कुछ लिए दिए बगैर उससे शादी करेगा कौन? आजकल तो लोग इतनी बड़ी बड़ी फरमाइश करते हैं। उसके बाप ने उसके लिए दिया ही क्या है जो मैं उसे उठाकर दे दूंगी? बुआ जी आप ये सोचना छोड़ दो, इसका हल भी मैंने सोच रखा है। उसके बाद आप तो फायदे में ही रहोगी। अच्छा जल्दी से बताओ तुम्हारे छोटे से दिमाग ने क्या सोच रखा है? बुआ जी अगर आप गुस्सा ना करें तो ही मैं ये बात आपको बताऊंगा। अच्छा बताओ तो सही, क्या सोचा है तुमने उस मनहूस से पीछा छुड़वाने के लिए? तो रमेश बोला, बुआ जी तुम मेरी शादी मानसी से करवा दो। तो उसकी बुआ बोली, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? रमेश अपनी बुआ को ठंडा करते हुए बोला, बुआ पहले तुम मेरी बात पूरी सुनो, फिर उसके बाद जो फैसला करना होगा मुझे मंजूर है। मानसी की चाची अर्चना बोली, अच्छा बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? देखो बुआ जी अगर तुमने मेरी शादी मानसी से करवा दी तो हम बहुत फायदे में होंगे। एक तो तुम्हें घर के काम के लिए मुफ्त में नौकरानी मिल जाएगी, दूसरा हम मानसी के पापा से डिमांड करेंगे वह गांव वाला घर मेरे नाम कर दे, क्योंकि दहेज में तो वह कुछ भी देने से रहे। बुआ जी सोच लो, इसमें फायदा तुम्हारा ही है। मानसी तुम्हारी हर अच्छी बुरी बात को बर्दाश्त कर लेती है। अगर तुमने मेरी शादी कहीं और करती तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये जली कटी बातें तुम मानसी को सुना लेती हो, कोई दूसरी बिल्कुल भी नहीं सुनेगी। अर्चना बोली, अरे वाह रमेश तेरा दिमाग तो बहुत काम करता है। मैं नैतिक से बात करके इस बारे में बात करती हूँ। मान तो जाएगा ही क्योंकि वह तो खुद इससे पीछा छुड़वाना चाहता है। अर्चना ने जल्दी ही नैतिक से बात की तो नैतिक ने कहा, अर्चना जैसे तुम्हारी मर्जी वैसे कर लो, मुझे इस बात से कोई समस्या नहीं। हर महीने की तरह इस महीने भी मैं पैसे भेज दूंगा, जो भी पसंद करेगी उसे दिलवा देना, मगर मेरी मजबूरी है मैं आ नहीं सकूंगा। अर्चना ने मानसी को ये सारी बात बताई। यही कहा कि मैंने तुम्हारे बाप को बताया था कि तुम्हारा रिश्ता मेरे भतीजे से पक्का करने जा रही हूँ, तुम जरूर आना। मगर तुम्हारे बाप ने तो आने से ही मना कर दिया, ऐसे जैसे तुम्हारे पापा को तो तुम्हारी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। ये तो मैं ही हूँ जिसने तरस खाकर तुम्हें इस घर में रखा हुआ है, और अब मैं अपने भतीजे का भी किस्मत फोड़ने जा रही हूँ। आखिर तुझे कौन अपनाएगा, क्योंकि तेरी माँ की वजह से लोग तुझ पर तरह तरह की उंगलियां उठाते हैं। तुझसे शादी करने के बारे में कोई सोचेगा नहीं, सब यही कहेंगे जो माँ ने किया वही तो बेटी करेगी, और मैंने यही सब सोचते हुए अपने भतीजे के साथ तेरा रिश्ता तय कर दिया है। ये सुनते ही मानसी भागते हुए अपने कमरे में चली गई और दीवार से टेक लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। क्या माँ बाप ने मुझे इसी दिन के लिए पैदा किया था? खुद तो वह अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हैं और मैं यहाँ रोज जीती हूँ और रोज मरती हूँ। मेरे बारे में तो दोनों ने ही नहीं सोचा, और जबकि मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला होने जा रहा है। पापा जानते भी हैं कि रमेश अच्छा लड़का नहीं है, उसके बावजूद भी पापा इस रिश्ते को रोकने के लिए नहीं आए। ऐसी जिंदगी जीने से तो अच्छा था उन्होंने मुझे बचपन में ही मार दिया होता। ऐसे मरने से तो एक दिन ही मर जाना अच्छा था। उस दिन मानसी ने ना कुछ खाया ना पिया, वह सारी रात रोती रही। रो रो कर उसकी आंखें सूजकर सुर्ख लाल हो गई थी। सारी रात रोने की वजह से मानसी का दिल हल्का नहीं हुआ था। वह उसी जगह चली गई जहां अक्सर जाया करती थी। उस जगह उसको बड़ी सुकून देती थी कि वहां जाकर वह अपना हर सुख दुख भूल जाती थी। दीपाली जो वहां पहले से मौजूद थी, मानसी को आते हुए देखकर एकदम खड़ी हो गई। मानसी को कंधे से पकड़कर बोली, क्या हुआ, तुम्हें देखूं तो जरा, तुम्हारी आंखें कैसे सूजी हुई हैं? क्या तुमने पूरी रात रोती रही हो? मानसी नजरें चुरा गई। वह दूसरी साइड देखने लगी और बोली कि शायद मेरे आंख में कुछ चला गया था। दीपाली उसका मुंह अपनी तरफ करते हुए बोली, क्या तुम मुझे पागल समझती हो? तुम्हारी दोस्त हूँ, इतना तो मैं समझ सकती हूँ। अच्छा बताओ क्या हुआ है? मानसी बोली, चाची मेरा रिश्ता अपने भतीजे के साथ पक्का करने वाली हैं। दीपाली तुम नहीं जानती, रमेश बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। उसने कई बार आते जाते हुए मेरा हाथ पकड़ा, मेरे साथ बदतमीजी की। मुझे वह इंसान एक आंख भी नहीं भाता, इसलिए रो रही हूँ। मानसी, बल्कि मैं तो अपनी किस्मत पर रोती रही हूँ। देखो मैंने कैसी अपनी किस्मत पाई है।
जबकि मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला होने जा रहा है। ये फैसला जो कि माँ बाप को करने का हक होता है, वह फैसला चाची कर रही हैं। उन्होंने जब अपना फैसला मेरे पापा को सुनाया तो तुम जानती हो मेरे पापा ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि मेरे पास वक्त नहीं है, जो फैसला आपको ठीक लगे कर लेना। चाची मुझे अपने भतीजे के साथ बांध रही हैं। दीपाली मानसी को दिलासा देते हुए बोली, तुम फिक्र क्यों करती हो, सब भगवान पर छोड़ दो। जब तुमने किसी के साथ बुरा नहीं किया तो तुम्हारे साथ कैसे बुरा हो सकता है। तुम तो इतनी अच्छी हो कि किसी के साथ बुरा करने का सोच भी नहीं सकती। मानसी दीपाली के कंधे पर हाथ रखकर रोने लगी। दीपाली, एक तुम ही हो जो मेरा दुख समझती हो। दीपाली और मानसी अभी वहां से उठी ही थी कि एक गाड़ी आकर उनके आगे रुकी। गाड़ी का शीशा नीचे किया गया। एक आदमी की आवाज़ आई। मानसी जो कि साइड पर खड़ी थी, उसे नज़र नहीं आया कि अंदर कौन बैठा है, लेकिन जो भी बैठा था उसकी आवाज़ में बहुत खूबसूरती थी। बोलने का अंदाज बहुत अच्छा था। ऐसा लगता ही नहीं था वह इस गांव का रहने वाला हो। दीपाली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? घर में दादी तुम्हें ढूंढ कर पागल हो रही हैं। चलो जल्दी घर चलो। दीपाली मानसी का हाथ पकड़ा और गाड़ी में बैठ गई। मानसी उसकी तरफ देखने लगी तो दीपाली बोली, हम तुम्हें घर जाते हुए छोड़ देंगे। मानसी अपनी नज़रें झुका गई बैठी ये सोच रही थी, अगर चाची ने मुझे देख लिया तो न जाने वे कौन कौन सी बातें मुझे सुनाएंगी। शायद दीपाली जान चुकी थी कि मानसी क्या सोच रही है, इसलिए दीपाली बोली, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें पीछे ही उतार देंगे। मानसी को ऐसे महसूस हो रहा था जैसे किसी की नज़र उस पर हो। उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी, न जाने क्यों। वह खुद भी नहीं समझ पा रही थी क्या हो रहा है। वह अपने ख्यालों में गुम थी। एकदम से गाड़ी रुकी। मानसी, तुम यहाँ पर उतर जाओ। वैसे तो मैं तुम्हें घर के पास छोड़ सकती हूँ, लेकिन फिर ये तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। मानसी बोली, दीपाली तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अच्छा मैं चलती हूँ। रमेश जो कि अपने आवारा दोस्तों के टोली के साथ खड़ा था, मानसी को देखकर जल्दी आगे बढ़ा और मानसी पर रोब जमाते हुए बोला, ये तुम कहाँ आवारागर्दियाँ करती फिर रही हो? आज के बाद तुम मुझे बाहर नजर नहीं आनी चाहिए, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मानसी चुप से कमरे में चली गई क्योंकि वह ऐसे इंसान के मुंह नहीं लगना चाहती थी। मानसी को रमेश एक आंख भी नहीं भाता था। वह इससे शायद नफरत करती थी। एक दिन मानसी की चाची दोपहर से बाजार गई थी। शाम को घर लौटी तो चाची के हाथ में बहुत सारे शॉपिंग के बैग थे। वह आते ही मानसी पर टूट पड़ी, अरे इस लड़की से तो इतना भी नहीं होता कि मुझे एक गिलास पानी ही पिला दे। आखिर इस गर्मी में इसी के लिए मरी मरी फिर रही हूँ। मानसी जल्दी से पानी लेकर आई। छोड़ इस पानी को, मेरी प्यास तो बुझ गई है। ये देखो मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आई हूँ, अच्छा है ना? मानसी बोली, जी चाची। एक नज़र मानसी पर डालते हुए बोली, मैंने सोचा तुम्हारे माँ बाप तो होते हुए भी तुम्हारी खुशी में शामिल होने के लिए राजी नहीं है। ये सब मुझे ही करना पड़ेगा। ये ना समझना कि मैं तुम पर तरस खाकर ये सब कर रही हूँ, बल्कि ये सब तो मैं अपने भतीजे की खुशी के लिए कर रही हूँ। अरे भाई, रमेश तो मेरे इकलौते भाई का बेटा है और मेरा भाई भी इस दुनिया में नहीं है, तो रमेश के लिए मैं वो सब करूँगी जो एक माँ बाप को करना चाहिए। उसकी शादी पर ही मैं अपने सारे अरमान पूरे करूँगी। मानसी बोझल कदमों के साथ किचन में चली गई। जानती थी कि जिन पैसों से सारा सामान आया है उसके पापा ने भेजे हैं, मगर वह चुप रही क्योंकि वह ऐसे ही थी। कोई उसे 10 बातें भी सुनाता था तब भी वह किसी को बदले में जवाब नहीं देती। चाची के कुछ खास रिश्तेदार तो थे नहीं, सिर्फ आस पड़ोस के लोगों को ही उन्होंने मंगनी के लिए दावत दी थी। मानसी अपनी चाची से बोली, चाची क्या मैं अपनी सहेली को इस मंगनी में बुला सकती हूँ? मेरा तो कोई अपना इस मौके पर मौजूद नहीं होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बुला लो। तुम्हारे एक सहेली के आने से हमारा खाना कम थोड़ी पड़ जाएगा। जब से मानसी और दीपाली की आपस में दोस्ती हुई थी तब से वह एक दूसरे के घर नहीं गई थी। मानसी ने दीपाली को अपनी मंगनी पर आने की दावत दी तो दीपाली ये सुनकर हैरान हुई। मानसी, तुम ये सब क्यों कर रही हो? ये जानते हुए भी वह लड़का तुम्हारे लायक नहीं है। तुम कहाँ और वो कहाँ? तुम इतनी खूबसूरत हो और मासूम हो, तुम्हें तो कोई भी अच्छा लड़का मिल सकता है। मानसी दीपाली से अपने आंसू छुपाते हुए बोली, शायद यही मेरी किस्मत है। मुझे शुरू से ही दुख सहने की आदत है, शायद इसलिए अब मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अच्छा कल तुम जरूर आना। सुनो दीपाली मानसी को जाता हुआ देख रही थी और अपने मन में सोच रही थी, काश कोई ऐसा हो जो इसके ज़िंदगी के सारे दुख मिटा दे। शाम को दीपाली ने अपने दादी को बताया, कल उसकी दोस्त मानसी की मंगनी है। अक्सर दादी से मानसी की बातें किया करती थी। पास बैठा दीपक शुक्ला जो कि दादी का इकलौता पोता था, वो बोला, ये तुम्हारी वही दोस्त है ना जो उस दिन हमारे साथ गाड़ी में आई थी? जी दादी, वही मेरी दोस्त है। बेचारी बहुत मजबूर है,
उसके माँ बाप के किए की सजा उसको भुगतनी पड़ रही है। ये चाची उसका रिश्ता अपने आवारा भतीजे के साथ कर रही है और वह इतनी मासूम है, ये सब कुछ जानते हुए भी चुप है और सब्र करके बैठी है। मुझे तरस आता है उस मासूम पर। दादी बोली, वह आवाज़ किसके दम पर उठाए? उसे पता है अगर उसने आवाज़ उठाई तो उसकी आवाज़ उसकी चाची दबा देगी। सब्र करने वालों को भगवान बहुत पसंद करता है, उसको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। भगवान ने उसके लिए ज़रूर कुछ अच्छा सोचा होगा। इतने में बाहर से एक नौकर आया, कह रहा था, मैनेजर तुम्हें किसी काम के लिए बुलाया है, तुम जाओ, मैं आता हूँ। दीपाली बोली, भाई तुम कभी कभार अपने काम पर से छुट्टी ले लिया करो, आपके पास तो हमारे साथ बैठने के लिए 2 घड़ी का टाइम भी नहीं होता। दीपक शुक्ला खड़ा होता हुआ बोला, बस देख लो दीपाली, दादी ने मुझे इन कामों में फंसा दिया है। मैं तो खुद नहीं चाहता था ये सब करना, मगर पापा के चले जाने के बाद उनकी सीट मुझे ही तो संभालनी थी। दीपक शुक्ला रात देर तक मानसी के बारे में सोचता रहा। न जाने वह लड़की क्यों बार बार उसके दिल में जम गई थी। एक नज़र में ही मानसी दीपक शुक्ला के दिल को भा गई थी। दीपक शुक्ला अपने कमरे में चलते हुए सोचने लगा, क्यों उस लड़की के बारे में इतना सोच रहा हूँ, जब मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि उसका रिश्ता उसके चाची के भतीजे के साथ होने जा रहा है। दीपक शुक्ला उस गांव का मुखिया का पोता था। कुछ साल पहले दीपक शुक्ला के पिता एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। उसमें उसकी मां की भी मृत्यु हो गई थी। अब दीपक और दीपाली दोनों अपने दादा दादी के साथ रहते थे। दादा जबकि उस गांव के सरपंच थे, अब काफी बूढ़े हो गए थे। गांव के सभी लोगों ने दीपक शुक्ला को सरपंच घोषित कर दिया था। दीपक शुक्ला की उसके गांव में बहुत ज्यादा ही इज्जत थी। मंगनी के मौके पर दीपाली पहले पहुंच गई, क्योंकि उस मौके पर वह मानसी को अकेला नहीं छोड़ सकती थी, जबकि उसे अपनों की जरूरत थी। उसके अपने ही उसके पास नहीं थे। उसका अंदाजा दीपाली मानसी को देखकर लगा सकती थी, जिसकी आंखें बार बार भीग जाती। वह सबसे अपने आंसू छुपाने की कोशिश कर रही थी। मंगनी के रस्म के लिए मानसी को स्टेज पर बुलाया गया। एकदम नॉर्मल कपड़े में हर किसी की निगाहें उस पर थी। कोई उसके हुस्न की तारीफ कर रहा था। मेहमानों में से एक पड़ोसी ने बोला, अर्चना, वैसे ही तुम अपने जेठ की बेटी के साथ बहुत बुरा कर रही हो। क्या तुम अपने भतीजे की मोहब्बत में इतनी अंधी हो गई हो कि तुम्हें पराई बेटी नजर नहीं आती? तुम्हारा भतीजा एक आवारा लड़का है, वह कैसे इस बच्ची की जिम्मेदारी उठा पाएगा? कुछ तो भगवान का डर करो। तुम्हारी अगर अपनी बेटी होती तो क्या तुम उसके साथ भी ऐसा व्यवहार करती जैसा कि इस मासूम के साथ कर रही हो? अर्चना बोली, कोई मासूम नहीं है, ये बस तुम लोगों के सामने मासूम बनने का ढोंग कर रही है। अरे इसी ने मेरे भतीजे को अपने जाल में फंसाकर इसे शादी के लिए राजी किया। अगर मुझ पर भरोसा नहीं तो खुद ही पूछ लो। इससे इस वक्त मानसी को ऐसा लग रहा था जमीन फटे और वह उसमें समा जाए। न जाने उसकी चाची उस पर ऐसा इल्जाम क्यों लगा रही थी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। रमेश से तो वह बहुत ज़्यादा नफरत करती थी। रमेश अगर उसके आसपास भी होता तो उसे बहुत बुरा लगता था। मानसी अपना सर झुकाए बैठी रो रही थी। दीपाली बोली, मानसी, ऐसे रोने से कुछ भी नहीं होगा। जब तक तुम अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ोगी, ये लोग तुम पर इल्जाम लगाते रहेंगे और तुम बैठी सहती रहोगी। भगवान के लिए कुछ तो बोलो। मानसी की चाची गुस्से में बोली, अरे क्या बोलेगी, ये कुछ बोलने के काबिल ही नहीं। ये तो हम जैसे स्वीकार कर रहे हैं, वरना उसके सगे अपने माँ बाप उसकी शक्ल देखना गंवारा नहीं करते। उसकी माँ अपने आशिक के साथ चली गई और उसके बाप ने शहर में जाकर दूसरी शादी कर ली और इस मनहूस नर्क लड़की को हमारे सर मंड दिया गया। हम अगर इस नर्क को झेलने के लिए तैयार हैं तो तुम लोग तरह तरह की बातें कर रहे हो। रमेश बेटा, इधर आओ, मंगनी की रस्म को पूरा करते हैं। उस वक्त मानसी का जी चाह रहा था वह यहाँ से भाग जाए। जब मंगनी की रस्म खत्म हुई तो काफी रात हो चुकी थी। मानसी दीपाली को उस कमरे में ले गई। इधर दीपाली को हवेली में ना होने की वजह से दादी को बेचैनी लगी हुई थी। उन्होंने दीपक शुक्ला को बुलाया कि वे जाकर दीपाली को ले आए। रात काफी हो चुकी है और घर की बच्ची को इस वक्त बाहर नहीं रहना चाहिए। दीपक शुक्ला ने अपनी दादी की आज्ञा का पालन किया। दीपाली को लेने घर से निकल गया। घर के बाहर खड़े होकर दीपाली ने फोन किया, मानसी, मुझे चलना चाहिए, मुझे लेने के लिए भाई आया है। प्लीज़, दादी को मेरी फिक्र हो रही होगी। मेरे बिना तो उसका 1 मिनट के लिए भी गुजारा नहीं है, इसलिए तो देखो भाई को भिजवा दिया। मानसी छोड़ने के लिए दरवाजे तक गई। दीपक शुक्ला की नज़र जब मानसी पर पड़ी तो दीपक शुक्ला की धड़कनें तेज हो गई। वह जाते हुए सोच रहा था, क्या कोई लड़की भी इस तरह खूबसूरत हो सकती है या फिर ये मेरी आंखों का धोखा है। वह लड़की दिन ब दिन दीपक शुक्ला के लिए खास होती जा रही थी। दीपाली, क्या तुम्हारी दोस्त इस रिश्ते से खुश नहीं है? भैया, बिल्कुल भी नहीं। भला जो रिश्ता जबरदस्ती जोड़ा जाए उसमें खुशी कहाँ से होती है। मानसी ये सब कुछ मजबूरी में कर रही है, उसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। अगर उसने अपनी चाची की बात ना मानी तो उसको घर से निकाल देंगी। दीपक शुक्ला, आपको पता है ये सब कुछ लालच में कर रही है। दीपक शुक्ला बड़ी हैरान हुआ और बोला, कैसा लालच?
दीपाली बोली, मानसी के पापा का जो उस गांव में घर है ना, शादी के टाइम ये लोग मानसी के पापा से डिमांड करेंगे वह रमेश के नाम कर दे। दीपक शुक्ला बोला, ये तो बहुत गलत बात है। वह तो इतनी मासूम है, मुझे नहीं लगता वह अपने अधिकार के लिए भी बोलती होगी। भाई यही तो बात है, इसलिए तो वे लोग मानसी के साथ इतना बुरा करते हैं। और वह लड़का अच्छे कैरेक्टर का भी नहीं है। उसने कई बार मानसी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, उसके बावजूद ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही है। एकदम से उसने गाड़ी को ब्रेक लगाई तो दीपाली उछलकर वापस सीट से चिपक गई। भाई जरा ध्यान से गाड़ी चलाओ। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। उधर दीपाली के चले जाने के बाद चाची मानसी से बोली, तुम जानती हो ये लड़की जो तुम्हारी दोस्त है वह कौन है? वो यहाँ सरपंच की बहन है। तुम उसके साथ दोस्ती कम कर दो, वरना यह ना हो कल को कोई बवाल खड़ा हो जाए। सरपंच के लोग बहुत खतरनाक होते हैं, जिसके पीछे पड़ जाए 7 नस्लों तक पीछा नहीं छोड़ते। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा, उससे दोस्ती खत्म कर दो और उससे दूर रहो। उधर दीपक शुक्ला मानसी को देखने के लिए बेचैन था। उसकी एक झलक देखने को तरस रहा था। उसे पता नहीं चला कि वे 4 दिनों में इस तरह उसका दीवाना हो चुका था। उसकी एक नज़र देखने को भी अपनी खुशनसीबी समझ रहा था। एक दिन दीपक शुक्ला दीपाली से बोला, क्या तुम्हें अपनी दोस्त से मिलने नहीं जाना? यहाँ घर पर पड़ी पड़ी बोर होती रहती हो, चलो मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ। वो बोली, जब मुझे मिलना होगा मैं खुद ही मिलकर आ जाऊंगी। वैसे भी वह रोज खुलकर सांस लेने के लिए नहर के पास वाले पार्क में आती है। दीपक शुक्ला वापस पलटा था। उससे पहले कि दीपक शुक्ला गाड़ी में बैठता, ड्राइवर आगे बढ़ा, लेकिन दीपक शुक्ला ने हाथ के इशारे से रोक दिया। दीपक शुक्ला नहीं चाहता था कि किसी को उसके बारे में पता चले कि गांव का सरपंच एक लड़की से मिलने गया था। दीपक शुक्ला गाड़ी से उतरकर बिल्कुल धीरे धीरे चलते हुए मानसी के पास पहुंच गया। मानसी कितनी गहरी सोच में डूबी हुई थी। जब उसे अपने पीछे किसी आने का एहसास हुआ तो वह एकदम से खड़ी हो गई। दीपक शुक्ला बोला, घबराओ मत, मैं तुमसे यहाँ सिर्फ बात करने के लिए आया हूँ। दीपक शुक्ला को समझ नहीं आ रहा था बात कहाँ से शुरू करे, क्योंकि इससे पहले कभी भी उसके दिल का ये हाल नहीं हुआ था। मैं किसी के लिए भी इतना बेचैन नहीं था। मानसी की मौजूदगी दीपक शुक्ला के दिल में सुकून पहुंचा रही थी। लेकिन अगर किसी ने आपको यहाँ देख लिया तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। मेहरबानी करके आप यहाँ से चले जाइए। मैं बिल्कुल भी यहाँ से नहीं जाऊँगा। मानसी वहाँ से जाने लगी, मगर दीपक शुक्ला भागकर उसका हाथ पकड़ लिया। जब तक मेरी बात नहीं सुनोगी मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। मानसी ने अपना हाथ छुड़वाया और तेजी कदम उठाती हुई घर चली गई थी। मानसी के दिल में धड़कनें बेकाबू हो रही थी। मानसी को एक अनोखा सा एहसास हो रहा था। वह खुद भी इस एहसास का नाम नहीं दे पा रही थी। अब तो अक्सर ऐसा होने लगा था। मानसी दीपक शुक्ला से दूर भागने लगी थी, जबकि वह अच्छी तरह जानने लगी थी उसके दिल में भी दीपक शुक्ला का प्यार जन्म लेने लगा है। और ऐसा होता भी क्यों ना। दीपक शुक्ला कौन सा किसी से कम था। गांव की कितनी ही लड़कियां उस पर मरती थी। दीपक शुक्ला अक्सर दीपाली से बातें करता, उसके लिए मानसी की बातें करता। ये बात बहुत बार मानसी ने नोट किया था। वह अपने भाई से कुछ नहीं कह पाती थी। दीपक शुक्ला की और मानसी की कितनी ही मुलाकातें हो चुकी थी। इसके बावजूद भी मानसी बहुत डरती थी। उसको अपनी चाची की बातें याद आ जाती थी। जो सरपंच होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं, नस्लों तक पीछा नहीं छोड़ते। मानसी बोली, देखिए साहब, आप मेरा पीछा छोड़ दीजिए। आप जानते हैं मेरा रिश्ता पक्का हो चुका है और मैं बदनामी मोल नहीं ले सकती, इसलिए मेहरबानी करके आज के बाद यहाँ मत आना। दीपक शुक्ला बोला, जब तक मैं तुम्हें देख ना लूँ मेरे दिल को करार नहीं आता। तुम ही बताओ मैं क्या करूं। मैं अपने दिल के हाथों मजबूर होकर यहाँ आती हूँ और मैं यूं ही तुम्हारे साथ टाइम पास नहीं कर रहा, क्योंकि मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। अब मुझे और कुछ नहीं सुनना। ये सब बातें कहने की है दीपक जी। मानसी से कुछ दूरी पर खड़ा था, उसके करीब आ गया और बोला, तुम एक बार कह दो कि तुम रमेश से शादी नहीं करना चाहती हो तो मैं सब कुछ बदल कर रख दूंगा। तुम जानती हो मेरी पहुंच से कुछ भी दूर नहीं। तो क्या आप अपनी पहुंच का गलत इस्तेमाल करेंगे और मुझे अपनी गुलाम बना लेंगे? मैं अच्छी तरह जानती हूँ आप जैसे लोगों को जो अपनी दौलत की आड़ में हम जैसी लड़कियों को धोखा देते हैं। दीपक शुक्ला चिल्लाकर बोला, अब तुम हद से ज़्यादा आगे बढ़ रही हो। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं मैं तुम्हारी हर उल्टी सीधी बात बर्दाश्त करूँगा। तुम मेरी मोहब्बत को यूँ गलत साबित नहीं कर सकती। मैं जा रहा हूँ और आज के बाद तुमसे मिलने फिर कभी नहीं आऊँगा। ये कहते हुए दीपक शुक्ला कदम उठाता हुआ अपनी गाड़ी में बैठा और चला गया। मानसी वहीं खड़ी होकर आंसू बहाती रह गई। मुझ जैसी बदनसीब का इतना अच्छा नसीब कैसे हो सकता है। मानसी के कंधे पर किसी ने हाथ रखा तो एकदम से मुड़ी और उसके गले लगकर रोने लगी। मानसी, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। दीपक शुक्ला ने तुम्हें अपने लिए चुना।
गांव की बहुत सी लड़कियां जो दीपक शुक्ला पर मरती हैं, लेकिन कसम से दीपक शुक्ला ने कभी भी किसी पर बुरी नज़र उठाकर नहीं देखा। ये शक मुझे पहले ही था, इसलिए मैंने आज दीपक शुक्ला का पीछा किया और देखो मैंने तुम दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली है। अगर मैं तुमसे पूछूं क्या तुम दीपक शुक्ला को पसंद नहीं करती? मुझे कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं। तुम्हें ये लगता है ना मेरा भाई टाइम पास करने के लिए तुम्हारे साथ आगे पीछे चक्कर लगाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि वह तुमसे सच्ची मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत में कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं होती। मानसी, अगर तुम दीपक शुक्ला से कह दो कि तुम रमेश को पसंद नहीं करती तो मेरा भरोसा करो वह तुम्हें दर्द से बचा लेंगे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम हमेशा के लिए इस दलदल में धंसती चली जाओगी और तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। भगवान के लिए अपने बारे में सोच लो। मैं तुम्हें जाते हुए घर छोड़ दूंगी। जब मानसी घर आ गई तो रमेश बोला, बुआ इससे पहले पूछो ये कहाँ से आ रही थी? आज मैंने इसे नदी के किनारे दीपक शुक्ला के साथ बात करते हुए देखा था। अच्छा, तो आप तुमने बड़े बड़े हाथ मारने शुरू कर दिए? वह चिल्लाते हुए बोली, क्यों हमारी इज्जत की अर्थी निकाल रही हो? मगर मानसी चुप रही। वह अब फैसला कर चुकी थी, अब सिर्फ उसे फैसले पर काम करना था। आधी रात हो रही थी जब अर्चना को गाड़ी की आवाज़ आई थी। दरवाजे की तरफ नज़र दौड़ाई तो दरवाजे का पट खुला हुआ था। अपने सीने पर हाथ रखते हुए बोली, हाय मैं मर जाऊं, लगता है हमारे घर में चोर आ गए हैं। वह जल्दी से दरवाजे की तरफ भागी। उसने मानसी के एक झलक सी देखी। गाड़ी तेज रफ्तार से चलती हुई पल भर में उसकी आंखों से ओझल हो गई। अर्चना वापस आंगन में आई और रमेश को जगाते हुए बोली, रमेश मानसी को कोई किडनैप करके ले गया, जल्दी उठो। रमेश बौखलाकर उठा, बोला, बुआ ये सब दीपक शुक्ला का ही किया धरा है। दीपक शुक्ला ने ही मानसी को किडनैप किया है। अर्चना बोली, तुम ये कैसे इतने भरोसे के साथ कह सकते हो सकता है किसी के साथ भाग गई होगी। वैसे भी जैसी माँ वैसी बेटी। अच्छा हुआ उससे हमारी जान छूट गई। रमेश बोला, बुआ कैसी बातें कर रही हो? अगर मानसी हमारे हाथ से निकल गई तो समझो उसके बाप का घर भी चला गया। मैं ये घर किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता हूँ। सुबह होने दो, मैं पंचायत बिठाऊंगा और दीपक शुक्ला का भंडा फोड़ दूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी होने वाली पत्नी को किडनैप करने की? सुबह होते ही पूरा गांव जमा हो गया कि मानसी घर से भाग गई है। दीपक शुक्ला ने मानसी का किडनैप कर लिया है। मेरी बुआ ने खुद उसे गाड़ी में बैठते हुए देखा। दीपक शुक्ला ने मानसी का किडनैप किया है। बहुत सी उंगलियां थीं जो दीपक शुक्ला पर उठ रही थी। फैसले के लिए पंचायत बिठाई गई थी। गांव के सभी बड़े बूढ़े लोग उस पंचायत में शामिल थे, मगर दीपक शुक्ला सबकी निगाहों में था। रमेश और उसकी बुआ भी उस पंचायत में शामिल थे। रमेश बोला, मेरी होने वाली पत्नी को दीपक ने किडनैप किया है। किडनैप होने से एक दिन पहले इन दोनों को मैंने नदी किनारे देखा था। दीपक शुक्ला ने ही मानसी का किडनैप किया है। गांव के बड़े बुजुर्ग बोले, दीपक शुक्ला अगर लड़की तुम्हारे पास है तो पंचायत का ये फैसला है, तुम जल्दी से उसे छोड़ दो वरना तुम्हें सरपंच की गद्दी से हटा दिया जाएगा। दीपक शुक्ला बोला, भले आप लोग मुझे गद्दी से हटाओ या रखो, लेकिन हाँ वह लड़की मेरे पास नहीं है। लेकिन हाँ ये सच है कि मैं किडनैप होने के एक दिन पहले उससे मिला जरूर था, लेकिन ना तो मैंने उसका किडनैप किया है। आप लोग जानते हैं मैं अपने असूलों का पक्का हूँ। मैं इतनी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकता। मैं दूसरे की बहन बेटी की इज्जत को अपनी इज्जत समझता हूँ, इसलिए मैं कभी भी ऐसी कोई कदम नहीं उठाऊंगा जिससे कि मुझे खुद शर्मिंदा होना पड़े। बाकी जो आप लोगों का फैसला होगा मुझे स्वीकार है। मैं बहुत जल्द उस लड़की का पता लगा लूंगा, आखिर उसको किसने किडनैप किया है और या फिर अपनी मर्जी से कहीं गई है। मानसी को लापता हुए 2 दिन बीत चुके थे, मगर उसका कोई अता पता नहीं था। दीपक शुक्ला खुद बेहद परेशान था। आखिर मानसी कहाँ गई? दीपक शुक्ला ने शहर में मानसी के बाप के पास पता करवाया, मगर वो वहाँ भी नहीं थी। दीपक शुक्ला ने दीपाली को बुलाया, उससे पूछा, क्या तुम किसी ऐसी जगह के बारे में जानती हो जहाँ मानसी जा सकती है? दीपाली लापरवाही से बोली, मैं नहीं जानती। उसने कभी ऐसी कोई जगह के बारे में नहीं बताया। दीपाली बोली, मान लो भाई मानसी आ भी जाए तो क्या आप उसे इन जालिमों के हवाले कर दोगे जहाँ से वह जान छुड़वा कर भाग गई है? दीपक शुक्ला बोला, क्या मानसी घर छोड़कर भाग गई है या फिर उसे अगवा किया गया है? दीपाली बौखला गई। दीपक शुक्ला चिल्लाते हुए बोला, देखो अगर तुम मानसी के बारे में कुछ भी जानती हो तो मुझे बताओ, क्योंकि सवाल मेरे ऊपर उठ रही है। दीपाली बोली, नहीं भाई मैं कुछ नहीं जानती। अगर मुझे कुछ पता चलेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अच्छा मुझे नींद आ रही है, मैं सोने के लिए जा रही हूँ। न जाने दीपक शुक्ला को क्यों ऐसा लग रहा था कि दीपाली उसके बारे में जरूर जानती है और वे उससे छुपा रही है। मानसी को घर से गायब हुए 4 दिन बीत गए थे। 5वें दिन सुबह सवेरे मानसी रोती हुई घर आई। उसका मंगेतर उसे खींचकर कमरे में ले गया और बोला, तुमसे तब ही शादी करूंगा जब तुम्हारे कुंवारेपन को चेक करूंगा। पिछले 5 दिन से तुम गायब थी। मुझे नहीं लगता
तुम्हें सही सलामत किसी ने छोड़ा होगा। ये कहते ही उसने मानसी को जोर से गर्दन से पकड़कर उसके दोनों हाथों को पीछे करके बांध चुका था। वह चिल्लाती रही, लेकिन उस जालिम इंसान ने उसकी एक न सुनी। कई दिन तक उसे भूखा प्यासा कमरे में बंद रखा। रो रो कर अपने आप को पवित्र बताती रही। सारे गांव में ये बात फैल चुकी थी, मानसी घर वापस आ गई है, लेकिन कैसे? हर एक इंसान के दिमाग में यही सवाल था। इस सिलसिले में पंचायत बैठी। मानसी और उसके घर वालों को भी वहां पर बुलाया गया। गांव के सभी बड़े बूढ़े लोग मानसी से पूछे कि उसे किसने किडनैप किया। पहले तो मानसी चुप रही, क्योंकि वह अपनी चाची अर्चना से बहुत डर रही थी। उस पल जब मानसी की नज़र उसके पापा पर पड़ी तो जैसे उसमें हिम्मत आ गई और वह बोल पड़ी। अपनी मर्जी से घर से भागी थी। इससे पहले कोई और कुछ बोलता। रमेश बोला, मैं इस लड़की से शादी नहीं करूंगा। जाने किस किस के साथ इसने अपना मुंह काला किया है। दीपक शुक्ला की दादी आगे बढ़ी और एक जोरदार तमाचा रमेश के मुंह पर मारा। आखिर क्या क्या करोगे तुम लोग इस बच्ची के साथ? तुम लोगों के जुल्म से तंग आकर वह इस नर्क से भागकर यहाँ मेरे हवेली में आई। मैंने उसको रखा था। उसे जो सजा देनी है मुझे दो। अगर किसी मजबूर इंसान को रखना पाप है तो इस पाप की सज़ा मुझे मिलनी चाहिए। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैंने दीपक शुक्ला से ये बात छुपाई, क्योंकि मैं जानती थी वह अपने वसूलों का बहुत पक्का है। जब उसे पता चलेगा मानसी यहाँ पर है तो वह ज़रूर उसके चाची के हवाले कर देगा। फिर वह उसी नर्क में जाकर उन लोगों के जुल्मों को सहेगी। वहाँ बैठे सारे लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अब क्या फैसला किया जाए? मानसी का बाप, जो इतनी दूर खड़ा ये सारी कार्रवाई देख रहा था, अपनी बेटी के सर पर हाथ रखते हुए बोला, मेरी बेटी के साथ इतना जुल्म और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अर्चना बोली, मेरी बात सुनो। मानसी के पापा बोले, बस अर्चना, अब मैं और ज़्यादा आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा। मैं अपनी बेटी को अपने साथ शहर ले जा रहा हूँ। दीपक शुक्ला की दादी आगे बढ़ी और बोली, नैतिक, क्या तुम उसे एक नर्क से निकालकर दूसरे नर्क में धकेलना चाहते हो? अगर यहाँ उस पर उसकी चाची जुल्म कर रही थी तो वहाँ पर उसकी सौतेली माँ होगी, उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं तुम्हारी बेटी को अपने पोते दीपक शुक्ला के लिए मांगती हूँ। अगर तुम्हें कोई एतराज़ नहीं तो मैं अभी इसी वक्त दोनों की शादी करवाने के लिए तैयार हूँ। ठीक बोला, जी बिल्कुल। मैं आप जैसे लोगों के साथ रिश्ता जोड़ने को तो मैं अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ जो एक बाप ने ना दिया। आपने मेरी बेटी को इस दलदल से बचाया। मैं भला आपको कैसे मना कर सकता हूँ? मुझे ये रिश्ता पूरे दिल के साथ स्वीकार है। अगले दिन दीपक शुक्ला और मानसी की शादी हो गई और वह अपने बाबुल का घर छोड़कर दीपक शुक्ला के हवेली में आ गई। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।